ऑनलाइन टीचिंग में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। ये जो हम वीडियो अभी आप लोगों को भेज रहे हैं वो कक्षा 7 एवं 8 के लिए है, संख्याओं का संसार, जिसमें हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी कुछ जानकारी हमें कक्षा 6 में प्राप्त हो चुकी है। तो संख्याओं का संसार किस प्रकार है? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। यदि हम एक टोकरी की कल्पना करें जिसमें संख्याएं रखी हैं, तो इस टोकरी में हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये होगी प्राकृत संख्याएं। यदि इसके साथ हम शून्य को भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, उसके बाद दूसरा इसके साथ यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर लें तो इसको पूर्ण संख्याएं कहेंगे। पूर्ण संख्याएं कैसे होंगी? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लें। उसके बाद तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ये हम प्लस संख्याओं के साथ यदि हम माइनस संख्या भी ले लें, जैसे हमारे पास पूर्ण संख्या हैं 0, 1, 2, 3, 4, इनके साथ हम माइनस संख्याओं को भी शामिल कर लें, -1, -2, -3 आदि, तो इनको हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी नहीं लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या निकल आती है, तो इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिखी जा सकती है, अनंत है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं में क्या होते हैं? प्लस संख्याएं और माइनस संख्याएं, जिनके बीचों बीच में 0 होता है। माइनस वाली संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं लिखी जा सकती है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी नहीं लिखी जा सकती है। तो पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या सबसे छोटी लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लिखी जा सकती है, न सबसे बड़ी पूर्णांक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अब हम यहाँ उसके बाद हम देखेंगे, चौथा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा कल हमको आपको एक पिक्चर भेजी थी, उसमें लिखा था जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, लेकिन Q डज नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं वह हो गई परिमेय संख्याएं। इसके लिए एक शर्त है, Q 0 नहीं है, Q डज नॉट 0 या Q बराबर नहीं है 0। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन Q बराबर नहीं 0। इसका अर्थ है कि Q डज नॉट 0। तो
अब परिमेय संख्या हम कैसे लिखेंगे? जैसे 2/3 है, हमने यहाँ से 2 उठा लिया और फिर बट्टे में 3 कर दिया, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। ये किसी ने पूछ दिया 4 परिमेय संख्या है या नहीं। 2/3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है या नहीं। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो 4 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.3 ये परिमेय संख्या है या नहीं, क्योंकि देखो 0.3 पूर्णांक नहीं है। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे, तो 0.3, तो दशमलव के बाद एक अंक है, ये दशांश तक है, तो इसको हम लिखेंगे 3/10, तो ये P/Q के रूप में हो गया, इसलिए 0.3 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.04 ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, शतांश तक है, तो इसको हम लिख देंगे 4/100, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, अतः ये भी परिमेय संख्या है। यदि हम 5/0 करें तो इसके हर में 0 आ गया, तो P/Q डज नॉट 0, हमारे पास शर्त है कि परिमेय संख्या वो है जिसमें Q डज नॉट 0 है, तो इसमें Q का मान 0 हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में जिनको नहीं लिखा जा सकता है उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जैसे 1 है, यदि हम 1 का वर्गमूल निकालें अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट होता है 1 हाथ बनता है हमारे पास 1 गुणा 1 से, तो 1 का वर्गमूल हो गया 1। इसी प्रकार √2 या √9, √10, √16, तो कुछ 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। यदि इसका वर्गमूल निकालें तो यह वर्गमूल नहीं पूरी बार यह इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय। यह अपरिमेय है। अब अगला है √9 वर्गमूल 9। 9 बनता है 3 गुणा 3 से, 3 गुणा 3, तो इसका रूट वर्गमूल निकालें तो 3 होगा। यह 3 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, इसको हम लिख देंगे परिमेय। इसी प्रकार √10 को √10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यह भी अपरिमेय होगा। 16 16 होता है 4 गुणा 4, तो 4 का 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, तो यह परिमेय होगा। तो अपरिमेय संख्याएं कौन हुई? जैसे √2, √3, क्योंकि इनका ये किस संख्या के वर्ग नहीं है, √5, √7, √10, √15, √20, ये सब अपरिमेय संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सब संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन संख्या आती हैं? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब को मिलाकर यह सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो संख्याएं अवास्तविक भी होती हैं
तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम 9th में पढ़ेंगे। अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं, तो उसकी जानकारी आपको 9th में होगी। यहाँ पर केवल आप लोग इतना जाने कि प्राकृत संख्या क्या वास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्या कैसे बनती हैं, जिनमें शामिल हैं, बहुत बड़ा परिवार है ये, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इन सब को मिलाकर, इन 5 प्रकार की संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब देखो प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4। तो यदि हम देखेंगे तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वह सभी पूर्ण संख्याओं में भी हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। तो हम कहेंगे क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ, यस। अब देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक संख्याओं में भी शामिल हैं। तो हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं हैं? तो ये भी हो जाएगा यस, हाँ। उसके बाद देखेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्णांक संख्याओं में प्लस और माइनस, जिनका साइन प्लस होता है और माइनस होता है, दोनों हैं, 0 भी शामिल है। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? देखो इसमें से प्रत्येक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ऋण 3 है, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। और 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो यह भी परिमेय संख्या है। 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। तो जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वे सबके सब परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसको भी हम यस कर लिखेंगे। क्या सभी परिमेय संख्याएं, अब इसका उल्टा चलते हैं, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? अब देखिए परिमेय संख्याएं कौन है? जैसे हमारे पास 0.3 है, 0.3 को हमने क्या लिखा था? ये दशांश तक है, तो 3/10। क्या 0.3 पूर्णांक संख्या है? नहीं है, ये दशमलव संख्या है। तो इसको हम कहें सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, नो। अब देखेंगे क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? देखो पूर्णांक संख्याओं में माइनस भी है, -3 -2 -1। क्या पूर्ण संख्याओं में भी है माइनस वाली संख्याएं? नहीं है। तो हम कहेंगे कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। उसके बाद देखो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? देखो पूर्ण संख्याओं में 0 है, प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है, तो ये भी नो आएगा। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सब नो होंगे, ऊपर से नीचे की ओर को आएंगे तो सब यस होंगे। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब इसका उल्टा चलेंगे, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। ये तो हमने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इन सब को मिलाकर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सब को मिलाकर के बनती हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये हमारा संख्याओं का संसार है। इसके बाद अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में 9th में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम संख्याओं के कुछ गुणधर्म जो हमने कक्षा 6 में पढ़े थे, उसका एक बार हम पुनः अध्ययन करेंगे, ताकि हमने अगली जो प्रश्नावली हल करें उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इसमें 3 मुख्य हैं। पहला है संवर्त प्रगुण। संवर्त प्रगुण क्या है? या संवर्त गुणधर्म। 2 पूर्ण संख्याएं ले लें, माना हमने ले ली 5 और दूसरा ले लिया 7। 5 में 7 जोड़ के 12। 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है,
और इनका जो योगफल आया वह भी पूर्ण संख्या 12 है। कल हमने इनको आपको एक पिक्चर भेजी थी, उसमें इनके नियम लिखे थे। a प्लस बी माना दो संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनका योगफल भी पूर्ण होगा। इसी प्रकार गुणनफल, जैसे 3 गुणा 4, 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, इनका गुणनफल 4 तियम 12, ये भी पूर्ण संख्या है। तो योग और घटाने की क्रिया में समवर्त प्रगुण लागू होता है। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या होती है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होती है। इसको कहते हैं समवर्त प्रगुण। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। दूसरा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय माने बदलना, क्रम को बदलना, या क्रम विनिमय प्रगुण या क्रम विनिमय नियम कहेंगे इसको, क्रम को बदलना। जैसे हमने 4 धन 8 बराबर 12, 4 धन 8 बराबर 12। यदि इसको हम संख्याओं के क्रम को बदल दें, 8 में 4 जोड़ दें तो 8 में 4 जोड़ के भी 12 आएगा। तो क्रम बदलने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। हमने 4 प्लस 8 किया तब भी 12 आया, 8 प्लस 4 किया तब भी 12 आया। तो योग की क्रिया में क्रम बदलने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है मीन्स नहीं बदलता है। यह गुणा में भी लागू होता है। जैसे 3 गुणा 4, 4 तियम 12, या 4 गुणा 3, 3 चक्को 12। तो गुणा में भी यह योग और गुणा में क्रम विनिमय नियम कहाँ लागू होता है? योग एवं गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम बदलने पर, योग करने पर या गुणा करने पर योगफल और गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तीसरा नियम हमारे पास है साहचर्य। साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, यदि हम 3 संख्याएं लें, योग में ले लें 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको हल करने का नियम हुआ या तो हम पहले 3 और 4 को हल कर लें और फिर उसमें 5 जोड़ें, तो कितना आएगा? 3 में 4 जोड़ के 7 प्लस 5, 7 में 5 जोड़ो आया 12। अब हम दूसरे अलग समूह बना लेते हैं। हम 3 को अलग लिख लेते हैं। अब हम पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 4 और 5 को जोड़ के 9 बराबर 12। तो दोनों स्थितियों में हमने अलग अलग समूह बनाए। पहला समूह तो बनाया 3 और 4 का, 5 को बाहर रखा, तो 3 और 4 जोड़ के 7 हो गया और इसमें 5 जोड़ के 12। दूसरा हमने अब समूह बदल दिया, 3 को अलग कर दिया, 4 और 5 को का समूह बनाया, फिर इनको जोड़ा, तो 3 प्लस 9 आया बराबर 12। दोनों स्थितियों में उत्तर एक ही आया। क्या हम इसको तीसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं? अब देखो तीसरा समूह कैसे बनेगा? 3 के साथ 5 ले लो, 3 और 5 का एक समूह बनाएंगे
और 4 को अलग कर देंगे। 5 और 3 को जोड़ के 8 प्लस 4 बराबर 12। तो तब भी उत्तर नहीं बदल रहा है। तो साहचर्य नियम क्या है? अलग अलग समूह बनाकर, कल हमने इसको तुम्हें लिखाया था, अलग अलग समूह बनाकर योग या गुणा करने पर, योग या गुणा, योग में भी ये नियम लागू होगा, गुणा में भी ये नियम लागू होगा। यदि हम अलग अलग समूह बनाकर, जैसे हमने इसमें 3 और 4 का समूह बनाया, इन दोनों को जोड़ा, फिर 5 जोड़ा तो 12 आया। फिर हमने 4 और 5 का समूह बनाया तो तब भी 12 आया। फिर हमने तीसरे में 3 और 5 का समूह बनाया, तब भी इसका उत्तर 12 आया। तो साहचर्य प्रगुण है अलग अलग समूह बनाकर योगफल और गुणा करने पर, योग और गुणा करने पर योगफल और गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसको साहचर्य प्रगुण कहते हैं। तो इनकी यहाँ पर इस पाठ में, परिमेय संख्याओं वाले नामक पाठ में इनकी आवश्यकता होगी। इसके बाद अगला था, तो ये सभी बच्चों के समझ में आ गया। नहीं आया है तो एक बार फिर इस वीडियो को देखें। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज करके, जिस पर आपको समस्या आ रही है। सबसे पहले है समवर्त प्रगुण। दो परिमेय, एक बार फिर देखना आराम से। समवर्त प्रगुण क्या है? दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल, योगफल भी और गुणनफल भी क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। या पूर्ण संख्याओं का योगफल, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल और गुणनफल परिमेय संख्या होती है। यह हो गया समवर्त प्रगुण। दूसरा है क्रम विनिमेय नियम। क्रम बदलने पर, किसमें? योग में और गुणा में। योग और योग की क्रिया देखो, क्रम बदल दिया, उत्तर अपरिवर्तित रहा। गुणा में 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 3 बराबर 12, तब भी गुणनफल अपरिवर्तित रहा। तो क्रम विनिमेय नियम माने क्रम, इसके जो नियम वह देखा, क्रम बदलने पर किसमें? योगफल और गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसको कहेंगे हम क्रम विनिमेय नियम। तीसरा है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या है? अलग अलग समूह बनाकर योगफल या गुणनफल करने पर, योगफल या गुणा करने पर योगफल और गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसको कहेंगे हम साहचर्य प्रगुण। अब इसके है योज्य प्रतिलोम। अगला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है? दो संख्याओं का योगफल 0 हो। जैसे हमारे पास एक संख्या 4 है, तो इसमें क्या जोड़ें कि योगफल 0 आ जाए? तो 4 में हम -4 जोड़ेंगे। 4 प्लस 4 प्लस -4, ये -4 है, ये +4 है, तो घट जाएंगे। 4 में से 4 घटा 0। तो हम कहेंगे 4 का योज्य प्रतिलोम ऋण 4 है। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम +4 है। इसी प्रकार हमें पूछा गया, मैंने -11, -11 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो -11 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए? तो -11 में हम +11 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि -11 का योज्य प्रतिलोम +11 है। -11 का योज्य प्रतिलोम +11, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, +11 का योज्य प्रतिलोम -11 है। अब गुणात्मक प्रतिलोम दूसरा हम पढ़ेंगे। अब गुणात्मक प्रतिलोम।
गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? गुणात्मक दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, अथवा इसका दूसरा नाम भी है गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम। जैसे 2 है, 2 को हम किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो हम 1/2 से गुणा करेंगे। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 5/6, 5/6 है, इसको किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए, तो ठीक इसका उल्टे से गुणा करेंगे। देखो यहाँ 5 ऊपर है तो 5 नीचे कर देंगे, 6 नीचे है तो 6 ऊपर, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 5/6 का व्युत्क्रम 6/5। 5 से 5 कटेगा, 5 एकम 5, 6 से 6 कटेगा, 6 एकम 6 बराबर 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 है। इसी प्रकार 2 का व्युत्क्रम 1/2 है। क्या किसी संख्या का व्युत्क्रम नहीं होता है? जैसे है हमारे पास अभी देखो -2/3 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? ठीक इसका उल्टा, -2/3 है, इसका उल्टा कर दो 3/-2। और -4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? -4 का, इसका उल्टा कर देंगे 1/-4। क्या किसी संख्या का व्युत्क्रम नहीं होता है? जैसे 0 है, 0 को हम किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? 0 को चाहे किसी भी संख्या